नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चयों के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र से लिया गया है और आज की यह क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ BA, MA तथा टीचिंग एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में राष्ट्रीय आय से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं जिनमें मूल्य ह्रास भी शामिल है के बाजार मूल्य को कहा जाता है। तो GDP कहा जाता है। GDP मार्केट प्राइस, GDP मार्केट प्राइस कहा जाता है। GDP मार्केट प्राइस क्या होता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम सेवाओं का बाजार मूल्य ही GDP कहलाता है, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल किया जाता है। तो GDP के अगर सूत्र की बात की जाए तो GDP MP बराबर होगा NDP प्लस मूल्य ह्रास। तो GDP MP बराबर हो जाएगा NDP प्लस मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय आय के समुच्चयों में GDP, NDP, NNP और GNP इन सब का अध्ययन मार्केट प्राइस एवं फैक्टर कास्ट पर किया जा सकता है। इन सब का अध्ययन, तो GDP हो जाएगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट। इसी प्रकार से NDP मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट, नेशनल NNP हो जाएगा मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट। इसी प्रकार से GNP मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट। तो कुल मिला के राष्ट्रीय आय के समुच्चयों की 8 अवधारणाएं यहाँ से निकल के आएंगी। तो अगली जो अवधारणा NDP MP की हो जाएगी NDP MP। NDP MP क्या होगा? एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य GDP MP कहलाएगा, जिसमें क्या करना होगा? मूल्य ह्रास को घटाना होगा। इसमें मूल्य ह्रास नहीं जोड़ा जाएगा। तो GDP MP बराबर हो जाएगा NDP MP बराबर हो जाएगा NDP MP बराबर हो जाएगा GDP MP माइनस मूल्य ह्रास। तो मूल्य ह्रास को जब GNP से निकाला जाएगा तब क्या बचेगा? NDP प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगली जो अवधारणा है GNP MP की, तो GNP MP बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का कुल योग होता है। तो GNP बराबर हो जाएगा GDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यह हो जाएगा GNP MP बराबर हो जाएगा विदेशों GDP प्लस MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इसी प्रकार से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP MP बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद तथा विदेशी मूल्य से प्राप्त शुद्ध कारक आय का कुल जोड़ होता है। तो NNP MP बराबर हो जाएगा
NDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसके अलावा NNP बराबर होता है GNP MP माइनस मूल्यह्रास भी होता है। तो यह GDP MP, NDP MP, NNP MP और GNP MP के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी। अगला जो क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का प्रायः अनुमान लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय NNPFC बराबर राष्ट्रीय आय होता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय आय NNPFC राष्ट्रीय आय होता है। और अभी हम लोग एक धारणा पढ़े थे NNPMP। तो NNPMP राष्ट्रीय आय नहीं होता है। NNPMP बराबर होता है NDPMP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, या कह सकते हैं NNPMP बराबर हो जाएगा GDPMP माइनस मूल्यह्रास। और NNPFC को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। NNPFC राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो NNPFC में NNPFC बराबर होता है GNPFC माइनस मूल्यह्रास। NNPFC बराबर होता है GNPFC माइनस मूल्यह्रास। इसे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसके अलावा GDPFC बराबर होता है GDPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, तथा NDPFC बराबर होता है GDPFC माइनस मूल्यह्रास, या कह सकते हैं NDP बराबर होता है या NDPFC बराबर हो जाएगा NDP प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, तथा इसके अलावा GNPFC बराबर होता है GDPFC प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तथा NNPFC बराबर हो जाएगा GNPFC माइनस मूल्यह्रास। तो यह GDP, NDP, NNP और GNP के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, घरेलू उत्पाद बराबर है। तो घरेलू उत्पाद किसके बराबर है? ऑप्शन ए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, राष्ट्रीय उत्पाद भाग विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, राष्ट्रीय उत्पाद गुणे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो घरेलू उत्पाद बराबर होता है राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किससे अनुमानित किया जाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर हो जाएगा राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो सी सही हो जाएगा 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बाजार कीमत पर NNP बराबर बाजार कीमत पर GNP प्लस मूल्यह्रास, यह सही नहीं है, क्योंकि बाजार कीमत पर NNP होता है, बाजार कीमत पर NNP मार्केट प्राइस बराबर होता है NDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, या कह सकते हैं NNPMP बराबर होता है GNPMP माइनस मूल्यह्रास। तो यह NNPMP का सूत्र हो जाएगा। तो इसलिए
ए सही नहीं है, यह माइनस अगर होता तो सही हो जाता बीच में। जी बाजार कीमत पर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता तो सही हो जाता। बाकी सब बाजार कीमत पर एनडीपी बराबर बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस विदेशों से शुद्ध कारक आय सही है। कारक लागत पर एनडीपी बराबर बाजार कीमत पर एनडीपी प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता सही है। और कारक लागत पर जीडीपी बराबर कारक लागत पर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो राष्ट्रीय आय बराबर कारक लागत पर एनडीपी माइनस विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय एनएनपी एफसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जो होता है जीएनपी एफसी माइनस मूल्यह्रास, यह राष्ट्रीय आय होता है। तो यहाँ प्लस लगा है मूल्यह्रास, तो यह कौन सा सही है 6 नंबर। तो राष्ट्रीय आय यह गलत है, ए गलत है। बी कारक लागत पर जीएनपी बराबर बाजार कीमत पर जीएनपी प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष कर। तो बाजार कीमत पर जीएनपी प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष कर यह भी गलत है। अगला राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यह सही है। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी कारक लागत पर जीडीपी बराबर कारक लागत पर एनडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो कारक लागत पर जीडीपी होता है जीएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। तो कारक लागत पर जीडीपी बराबर होता है जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन, बाजार कीमत तथा कारक लागत की अवधारणाओं में अंतर का आधार है। बाजार कीमत मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में जो अंतर है उसका आधार है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इनका अंतर का आधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार कीमत तथा कारक लागत की अवधारणाओं में अंतर का आधार शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। और 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण कारक लागत प्राप्त होती है। तो कारक लागत बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के कारण प्राप्त होती है। बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बी ऑप्शन सही है 8 का। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। तो मूल्यह्रास किसमें शामिल होता है। तो ग्रास जीएनपी एमपी और एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट में मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। और एनएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। जहाँ पर जी होगा वहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। ग्रॉस सकल में मूल्यह्रास को शामिल किया जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। बाजार कीमत पर जीएनपी में मूल्यह्रास को शामिल किया जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सामान्य निवासी का उदाहरण है। भारत के सामान्य निवासी का उदाहरण किसे कहा जाएगा। ऑप्शन ए भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी मजदूर। बी भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले जर्मन निदेशक। तो भारत में स्थित सामान्य निवासी यह भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी मजदूर नहीं शामिल हो गया है। भारत का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। भारत में काम करने वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जर्मन निदेशक, यह भी भारत का सामान्य निवासी नहीं होगा, विदेश के होंगे निवासी। और भारत में शेष विश्व का राजदूत, तो वह भी विदेशी ही होंगे। और शेष विश्व में भारत के राजदूत, यही भारत का सामान्य निवासी होगा। भारत के सामान्य निवासियों में किन किन को शामिल किया जाता है, इनको जरा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भारत के सामान्य निवासी में
किनको किनको शामिल किया जाता है जान लेते हैं। तो भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी कहलाते हैं। भारत में किसी भी देश का अगर दूतावास स्थित है और वहाँ कोई भारतीय व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे भारत का सामान्य निवासी समझा जाएगा। इसके अलावा भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय तथा भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले स्थानीय लोग भारत के सामान्य निवासी समझे जाएंगे। तथा शेष विश्व में भारत का जो राजदूत होगा, शेष विश्व में मतलब भारत के अलावा जहाँ जहाँ भारत का राजदूत होगा उसको भारत का सामान्य निवासी समझा जाएगा। इसके अलावा भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक भारत के सामान्य निवासी समझे जाएंगे, जिसमें पढ़ाई एवं चिकित्सा के लिए आया व्यक्ति शामिल नहीं है। तो भारत के सामान्य निवासियों में जो भारत के व्यक्ति हैं, चाहे वह अपने देश के अंदर विदेशी संस्थाओं में काम कर रहे हैं या भारत के बाहर भारतीय संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनको भारत का सामान्य निवासी समझा जाएगा। और भारत के जो गैर निवासी हैं, गैर निवासी में किनको किनको शामिल किया जाता है? कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी, कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी या गैर निवासी हैं। तथा भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले जर्मन निदेशक तथा भारत में शेष विश्व के राजदूत गैर निवासी कहलाएंगे। इसके अलावा भारत में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए काम कर रहे विदेशी तकनीक विशेषज्ञ भी गैर निवासी कहलाएंगे। तो यह भारत के निवासी एवं गैर निवासी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन जो है वह 11 नंबर राष्ट्रीय आय में शामिल है। क्या शामिल है? वृद्धावस्था पेंशन, भारत में अनिवासी भारतीय द्वारा अपने परिवार को भेजी गई राशि, शेष विश्व से हस्तांतरण भुगतान। तो राष्ट्रीय आय में कुछ भी यह शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा अपने परिवार को भेजी गई राशि भी यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा और शेष विश्व में हस्तांतरण भुगतान भी शामिल नहीं होगा। राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदें शामिल की जाती हैं उनको जरा जान लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली मदों में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पाद राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जिसमें सैनिक एवं सुरक्षा सेवाएं शामिल हैं। निःशुल्क चिकित्सा, सड़क की रोशनी पर किया गया व्यय राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तथा भविष्य निधि में मालिकों का योगदान भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत में विदेशी दूतावास को किराए पर दिए गए भवनों का किराया जिन्हें भारतीय निवासी प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान या अन्य देशों के दूतावास में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मजदूरी राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएगी। और विदेशी तकनीक एवं विशेषज्ञों के वेतन राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा एक भारतीय नागरिक द्वारा एक विदेशी वित्तीय फर्म में निवेश से प्राप्त लाभांश को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अब राष्ट्रीय आय में न शामिल होने वाली मदों को देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती हैं। तो राष्ट्रीय आय में न शामिल होने वाली मदों में हस्तांतरण भुगतान, जिनमें विदेशों से प्राप्त उपहार, बेरोजगारी भत्ता, सुनामी पीड़ितों को आर्थिक सहायता, इसको नहीं शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती उपभोग को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। एक जलपान गृह द्वारा सब्जियों की खरीद तथा एक फैक्ट्री का बिजली पर खर्च, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। कंपनी का लाभांश राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। एक गृहस्थ द्वारा अवकाश के समय अपने बगीचे में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनको राष्ट्रीय आय, उनका मूल्य जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तथा गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा विदेशों में काम करने वाले अपने पुत्र से प्राप्त राशि राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल की जाएगी। क्यों? क्योंकि यह हस्तांतरण आय हो जाएगी। एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मित्र को दिया गया ऋण जो है उससे प्राप्त ब्याज
राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ऋण का प्रयोग उत्पादन उद्देश्य हेतु नहीं किया गया है। सरकार का ब्याज भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा तथा निगम कर से जो प्राप्त लाभ है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाएगा। जुआ, काला बाजार से प्राप्त काला धन या सेकेंड हैंड वस्तुओं की खरीद बिक्री से प्राप्त धन, इन सबको भी राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल किया जाएगा। तो यह राष्ट्रीय आय में शामिल की जाने वाली तथा न शामिल की जाने वाली प्रमुख मदों की जानकारी थी। तो 11 नंबर क्वेश्चन में जो भी मदें हैं वह सभी मदें हस्तांतरण भुगतान से संबंधित, इसलिए इसमें से कोई भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 12 नंबर क्वेश्चन। एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता है, तो पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता क्या है? हस्तांतरण भुगतान होती है, और हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान में बेरोजगारी भत्ता, किसी पीड़ित व्यक्ति को दी गई स्वास्थ्य सहायता, इन सबको हस्तांतरण भुगतान में रखा जाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय का अंतर होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, स्थिर पूंजी का उपभोग, ए तथा बी दोनों सही हैं। तो राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय का अंतर होता है, तो राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय का अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कहलाता है, बी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, बाजार कीमत पर जीएनपी मापा जाता है। तो बाजार कीमत पर जीएनपी मापने के लिए बाजार कीमत पर जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है केवल कारक आय से, बी देश के केवल सामान्य निवासियों की आय से, और सी घरेलू आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के जोड़ से। तो राष्ट्रीय आय का अभिप्राय सभी से है। राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाती है, जिसमें हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है। कारक आय क्या होती है? उत्पादन के कारकों का पुरस्कार कारक आय होती है, जिसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसमें लगान, ब्याज तथा लाभ शामिल किया जाता है तथा हस्तांतरण भुगतान में नगद उपहार, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन आदि को शामिल किया जाता है। तो कारक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, और कारक आय में कर्मचारियों का पारिश्रमिक जैसे लगान, ब्याज तथा लाभ पूंजी को शामिल किया जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन कारक आय और हस्तांतरण आय किसे किसे कहा गया यह मिला है। अगला जो क्वेश्चन है तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें राष्ट्रीय आय में सभी को शामिल किया जाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय एनएनपी-एफसी बराबर होता है। तो एनएनपी-एफसी बराबर होता है, तो एनएनपी-एफसी बराबर जीडीपी एफसी माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा जीडीपी एफसी माइनस मूल्यह्रास तथा एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। एनएनपी एफसी बराबर जीएनपी एफसी माइनस मूल्यह्रास और एनएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, बी और सी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी को कल्याण का एक उपयुक्त सूचकांक बनाता है? गैर मौद्रिक लेन देन, वाह्यताएं, जीडीपी का वितरण तथा रचना। तो उपरोक्त सभी जो हैं जीडीपी को कल्याण का एक उपयुक्त सूचकांक बनाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, वाह्यताओं का प्रभाव क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होता है, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। तो वाह्यताओं का प्रभाव ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है? वास्तविक राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय,
कारक कीमतों पर राष्ट्रीय आय, पिछले 10 वर्ष की औसत कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब होता है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बी, सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय दो तरीके से मापी जाती है, चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी। चालू कीमतों पर जीडीपी क्या होता है? चालू कीमतों पर जीडीपी एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है तथा इसका अनुमान चालू मूल्य पर लगाया जाता है। चालू जीडीपी या चालू कीमतों पर जीडीपी का अनुपात चालू मूल्य पर अनुमान लगाया जाता है तथा इसमें वृद्धि कीमतों में वृद्धि होने से होती है और इसे मौद्रिक जीडीपी भी कहा जाता है। चालू कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और यह लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक नहीं है। चालू जीडीपी जो है लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं है। अगर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की बात की जाए तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है और इसमें जो है वृद्धि तभी होती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह में वृद्धि होती है। इसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है और यह लोगों के कल्याण में वृद्धि का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी लोगों के कल्याण में वृद्धि का अच्छा सूचक माना जाता है तथा स्थिर कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है और चालू कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी अपस्फायक क्या है? तो जीडीपी अपस्फायक जो है मौद्रिक आय बटे वास्तविक आय होता है। मौद्रिक आय बटे वास्तविक आय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर चालू कीमतों पर जीडीपी तथा स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात को जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वह चालू कीमतों पर जीडीपी बटे स्थिर कीमतों पर जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है, या कह सकते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। तो मौद्रिक जीडीपी बटे स्थिर कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी को भी जीडीपी डिफ्लेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है, नहीं 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 21 नंबर क्वेश्चन, करों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को एनएनपी के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि कर अनिवार्य भुगतान है, कर हस्तांतरण भुगतान है, कर परिवारों की आय में से दिए जाते हैं। करों के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है जिन्हें अन्यथा कम कीमतों पर बेचा जाता है। तो कर में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को जीएनपी के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि करों के कारण वस्तुओं की बाजार कीमतों में वृद्धि होती है जिन्हें अन्यथा कम कीमत पर बेचा जाता है। डी सही है। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान भरना है। क्या है? देशीय घरेलू आय बराबर राष्ट्रीय आय। तो घरेलू आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इसमें सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के कारण घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। तो मूल्य ह्रास के कारण सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। मूल्य ह्रास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत आधार वर्ष तथा आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला। आधार वर्ष तथा आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला का पहला वर्ष है। आधार वर्ष एक आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला का पहला वर्ष कहलाता है, आधार वर्ष जो होता है। और आधार वर्ष बराबर 100 भी व्यक्त किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, वस्तुओं पर खाली स्थान वस्तुओं की बाजार कीमत को बढ़ाते हैं। तो वस्तुओं पर जो है अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की बाजार कीमत को बढ़ाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की बाजार कीमत को बढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, कारक
लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है? कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला में वृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि तभी संभव है, मौद्रिक जीडीपी में या वास्तविक जीडीपी में? तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है। तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर वास्तविक जीडीपी। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, घरेलू कारक आय, घरेलू कारक आय राष्ट्रीय आय से अधिक होगी जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय है, क्या है? ऋणात्मक है। तो सही आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह सही गलत बताना है। सही गलत में राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित किया जाता है। सही है, राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित किया जाता है, तो यह सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी होंगे। तो सही है, भारत में स्थित WHO में काम करने वाले भारत के जो निवासी हैं वह भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। सत्य है। हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल की जाती है क्योंकि ये कारक सेवाओं को अर्पित करने के लिए पुरस्कार होता है। तो हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है गलत है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्याज परिवारों द्वारा उसकी पूंजी का उत्पाद इकाइयों द्वारा उपयोग करने के बदले प्राप्त होता है। ब्याज परिवारों द्वारा उनकी पूंजी का उत्पादक इकाइयों द्वारा प्रयोग करने के बदले प्राप्त होता है। तो सही है। जीडीपी बराबर हो जाएगा वास्तविक जीडीपी बटे कीमत सूचकांक गुणे 100। जीडीपी बराबर वास्तविक जीडीपी बटे कीमत, यह गलत हो जाएगा, यह गलत है। क्यों? क्योंकि मौद्रिक जीडीपी बराबर होता है वास्तविक जीडीपी गुणे कीमत सूचकांक बटे 100। वास्तविक मौद्रिक जीडीपी बराबर हो जाएगा वास्तविक जीडीपी गुणे कीमत सूचकांक बटे 100, या वास्तविक जीडीपी कह सकते हैं चालू कीमतों पर जीडीपी बटे कीमत सूचकांक गुणे 100। तो 5 गलत है। अगला 6 नंबर, चालू कीमतों पर जीडीपी के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। सही है, चालू कीमतों पर जीडीपी के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। अगला, जीडीपी अपस्फायक कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जीडीपी में परिवर्तन को दिखाता है, यह भी सही है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी की बात करता है, या चालू कीमतों पर जीडीपी बटे स्थिर कीमतों पर जीडीपी। चालू कीमतों पर जीडीपी को मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है तथा स्थिर कीमतों पर जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड में दिए गए कथनों के समूहों में से सही युग्म के स्थान कथनों का चयन कीजिए। कौन सा सही है? एनएनपी एमपी बराबर जीएनपी एमपी प्लस मूल्य ह्रास होता है। तो एनएनपी एमपी बराबर होता है एनडीपी एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। एनएनपी एमपी बराबर एनडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, या कह सकते हैं एनएनपी एमपी बराबर जीएनपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। तो यह तो हो जाएगा गलत, ए गलत हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर जीडीपी बराबर लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक है, तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो है लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं है। मौद्रिक कीमतों पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो है लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक माना जाता है, यह सही है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो है मौद्रिक लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक माना जाता है, जबकि चालू कीमतों पर जीडीपी जो है लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं माना जाता। इसके अलावा हस्तांतरण आय अर्जित आय कहलाती है। विदेशी समुद्री जहाज़ों के कर्मी दल के सदस्य किसी देश के सामान्य निवासी होते हैं, ये सब गलत हैं, बी सिर्फ सही है।
अगला जो क्वेश्चन है कारक आय। कारक आय को क्या कहते हैं? कारक आय को कहा जाता है एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित की जाती है। कारक आय एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सृजित की जाती है। घरेलू आय क्या है? तो घरेलू आय जो है वह होती है, कारक आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ए का मिलान हो जाएगा 4 से। घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्जित की जाती है, बी का मिलान हो जाएगा 1 से। राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है एनएनपी प्लस मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, तो सी का मिलान हो जाएगा, सी का मिलान हो जाएगा सेकेंड से। ए का मिलान हो जाएगा फोर्थ से, बी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, सी का मिलान हो जाएगा थर्ड से, और डी का वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या हो जाएगा? आधार वर्ष, सी का मिलान हो जाएगा सेकेंड से, सी का सेकेंड से मिलान होगा भाई। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो जाएगा एनएनपी प्लस मूल्यह्रास, और वास्तविक जीडीपी जो है आधार वर्ष की कीमत का प्रयोग करके अनुमानित किया जाता है। वास्तविक जीडीपी जो है आधार वर्ष की कीमत का प्रयोग करके अनुमानित किया जाता है, तो यह मिलान हो जाएगा डी का थर्ड से। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ ए तथा सी दोनों में है, फिर हो जाएगा फर्स्ट, ए तथा सी दोनों में है, फिर हो जाएगा सेकेंड, तो ए वाले में सही आंसर मिला है, तो ए सही हो जाएगा।